7 Mindsets for Success, Happiness and Fulfillment। वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान। सक्सेसफुल पीपल हों या फेलियर्स हों, हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। मन में ऐसी कमज़ोरी जो किसी इंसान को सक्सेस का स्वाद तक नहीं लेने देती हो और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी अर्श से फर्श पर ला पटक देती हो। क्योंकि सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक बार मिल जाए तो हमेशा आपकी होकर रह जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सक्सेस पाने वाले लोग सक्सेस पाकर भी अपने गलत माइंडसेट की वजह से फेलियर से भी बैड पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मन में ऐसी कौन सी कमज़ोरी होती है जो हमें पूरी लाइफ भटकाती रहती है और हम उसे ही अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं? निराशा और फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपने सपने, अपने एम्बिशन और हैप्पीनेस को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। क्यों एक इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी एक सक्सेस के लिए तरस जाता है, तो कोई इंसान सक्सेस पाने के बाद भी बर्बाद हो जाता है? क्या इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ सक्सेस को अचीव करना है? क्या करियर में सक्सेसफुल हो जाने से ही लाइफ मीनिंगफुल होती है? क्या हैप्पीनेस और पारिवारिक सामाजिक सुख के बिना सक्सेस को सक्सेस कहा जा सकता है? कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रोफेशन में ही इतने कमज़ोर होते हैं कि उस क्वालिटी के साथ सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी हैप्पीनेस को ना तो समझ पाते हैं, ना फील करते हैं और हमारे हाथ में सक्सेस पाने की जो उम्मीद होती है ना, उसे भी गंवा बैठते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपने प्रोफेशन में मास्टर कैसे बने? क्या करें कि हम अपने प्रोफेशन में एफिशिएंट हो जाएं? क्या करें कि हमारी फैमिली और सोशल लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी रहे और हम अपने प्रोफेशन में सफलता के शिखर को छू सकें? यानी हम किस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को ले चलें कि हम संपूर्णता के साथ अपने जीवन को जी सकें? दोस्तों, ये सारे सवाल जो अभी मैंने आपको बताए, ये सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं और हम लगातार एफर्ट भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ही हमारा सारा एफर्ट ताश के पत्तों की तरह भर भरा के गिर जाता है और हम अपने एफर्ट को लेकर बैकफुट पर आ जाते हैं। हम मानने लगते हैं कि हमारे पास सक्सेस पाने के लिए ना तो टैलेंट है, ना हमारा IQ लेवल ही हाई है, ना हमारे भाग्य में सक्सेस लिखी है। इस तरह हम खुद को भाग्य के हवाले करके वैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसे हमने अपने लिए कभी नहीं चाहा था। क्या आप भी अपने एफर्ट से हार चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते थे वैसी लाइफ आप जी नहीं पा रहे हैं? क्या आप हर तरह से निराश हो चुके हैं? आपका अपने टैलेंट से भरोसा उठ गया है? क्या आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं? क्या आप सक्सेस की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपके लिए हाँ है, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बुक से परिचय करवाऊंगी जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को अपने सपनों के साथ जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी भारती और आपके लिए लाई हूं एक ऐसी बुक समरी जो आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच के सारे बैरियर्स को तोड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करेगी, आपको डायरेक्शन देगी, आपके टैलेंट को एक्सप्लोर करेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके मन की सारी कमज़ोरियों को दूर करके आपको क्वालिटीज़ से भर देगी और आप जो अब तक अपने भाग्य को कोस रहे थे ना, अपने आप को प्यार करने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रही हूँ वो बुक है 7 Mindsets for Success, Happiness and Fulfillment। इस बुक के ऑथर हैं स्वामी मुकुंदानंद। दोस्तों, हम इस बुक के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस बुक के ऑथर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। स्वामी मुकुंदानंद आध्यात्मिक गुरु और बेस्ट सेलर लेखक के रूप में फेमस हैं। स्वामी मुकुंदानंद का जन्म 1960 में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए इंडिया के फेमस मैनेजमेंट स्कूल IIM कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में सफल रहे। इसके बाद इंडिया के फेमस बिजनेस हाउसेस में जॉब भी किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने जॉब छोड़कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद स्वामी मुकुंदानंद ने जीवन और उसके उद्देश्यों के बारे में गहन चिंतन मनन किया। इंसान के दुखों के कारण और उनके समाधान के बारे में जानने के लिए वैदिक ग्रंथों सहित भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत का भ्रमण आध्यात्मिक चेतना के साथ किया। ये बुक भी स्वामी मुकुंदानंद के चिंतन मनन और उनके गहन अध्ययन का परिणाम है। इसमें स्वामी मुकुंदानंद ने इंसान के माइंडसेट को 7 चैप्टर्स में बांटकर इंसान की मानसिकता को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जहां हम इस बुक के बेसिक थॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बीते एपिसोड में हमने बुक और इसके ऑथर के बारे में सुना और अब इस एपिसोड में हम माइंडसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में एनालिसिस करते हैं तो कोई एक चीज़ का पता लगाना मुश्किल होता है कि वो कौन सी एक चीज़ है जिससे सक्सेस को हासिल किया जा सकता है। वो कौन सी चीज़ है जिससे अपनी हैप्पीनेस के साथ फैमिली का सुख भी अचीव किया जा सके, या वो कौन सी चीज़ है जो अपने प्रोफेशन में हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दे। जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं तो हमें कभी लगता है कि दौलत से सक्सेस को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि दौलत से हम बेटर एजुकेशन पा सकते हैं। अगर बिजनेस करना हो तो दौलत से हम बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन हम कई ऐसे ग्रेट लोगों के बारे में जानते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। जब हम सक्सेस के लिए टैलेंट और आईक्यू को ज़रूरी मानते हैं तो भी हम पाते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड नहीं थे और जिनका आईक्यू लेवल भी नॉर्मल ही था। फिर भी ऐसे लोगों ने सफलता की कई कहानियों को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। दौलत, बेटर एजुकेशन, टैलेंट सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ही सक्सेस नहीं मिल सकती। ऑथर के अनुसार सक्सेस के लिए वो एक चीज़, फीलिंग की प्रैक्टिस या भावों को साधना ज़रूरी है। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को साधने में जितना एक्सपर्ट होता चला जाता है, वो उतना ही अपनी सक्सेस की राह में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चलता है और सक्सेस को अचीव भी करता है। फीलिंग की प्रैक्टिस या भावों को साधने का मतलब है कि हम किसी भी घटना के प्रति कैसा अप्रोच रखते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। जो लोग अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को साध लेते हैं, वैसे लोगों के पास अपने थॉट्स को सिलेक्ट करने की एबिलिटी होती है। यानी ऐसे लोग बेहद टफ टाइम्स में भी अपनी अप्रोच को कभी नेगेटिव होने नहीं देते, क्योंकि उनके पास अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की इतनी प्रैक्टिस होती है कि मुश्किल समय में भी वो कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल ही लेते हैं। और जब कोई सिचुएशन को पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखता है तो सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए खुद को इंस्पायर करता है, अपने आप पर बिलीव करता है। इससे लोगों को अपने काम को करने में हैप्पीनेस मिलती है। इसके ऑपोजिट ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास दौलत, टैलेंट के साथ सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने थॉट के जाल में फंस कर रह जाते हैं। वो अपना सारा टैलेंट, अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता। यानी ऐसे लोगों को अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को सिचुएशंस के अनुसार सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे ही इनके मन के विपरीत कुछ होता है, वो नेगेटिव थॉट्स को अपने पास बुला लेते हैं और फिर उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। इससे उनके अपने खुद के बिलीफ पर, अपनी कैपेसिटी पर तो नेगेटिव असर होता ही है, उनके बिहेवियर में भी एक चेंज आ जाता है। इससे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों पर असर पड़ता है। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और फिर उनके अंदर इसकी एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो बार बार बैड एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं। ऑथर के अनुसार ऐसी टेंडेंसी से बचने के लिए 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, हमें उन फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को पहचानना चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं, और उन्हें भी पहचानना चाहिए जिससे हम नेगेटिव थॉट्स को अपना लेते हैं। दूसरा, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जिस सिचुएशन में हम जीते हैं और जो हम करते हैं, इन सब के प्रति हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। तीसरा, जिस एटीट्यूड से हमें हेल्प मिलती है, जो एटीट्यूड हमारे लिए ज़रूरी है, उससे अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वभाव अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा और नेचुरली बिना किसी एफर्ट के अवचेतन मन में ऐसे ज़रूरी एटीट्यूड क्रिएट होते रहेंगे। एटीट्यूड जब हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है, या जिस एटीट्यूड को हम अपने मन में बसा लेते हैं, उसी एटीट्यूड से हमारा थॉट बनता है। वही एटीट्यूड हमारी मानसिकता या माइंडसेट को शेप देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। इसी तरह हमारी मानसिकता भी मानसिक आदतों से मिलकर बनती है। यानी जिन मानसिक आदतों को हम अपने मन में बसा लेते हैं और उसे अपने बिहेवियर में शामिल कर लेते हैं, तो एक टाइम के बाद नेचुरली वो आदतें हमारी मानसिकता बन जाती हैं। हम बिना किसी रिसोर्स के हार्मफुल माइंडसेट को चेंज करके प्रोडक्टिव माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल रिसोर्स है। इसके लिए हमें अपने इमोशंस और अपने थॉट्स का ही एनालिसिस करना पड़ता है। यानी हम किस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, इसे पहचान कर ही हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं।
इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को तेज़ करें। ऐसा करने से हमारे पास नई पॉसिबिलिटीज़ जन्म लेने लगती हैं। इससे हम अपने प्रोडक्टिव माइंडसेट को पहचान पाते हैं और उसका यूज़ करने लगते हैं। इस वजह से हम हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोच रखने लगते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट को अपनाते हैं, हमें होप दिखाई देने लगती है कि हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता है और ये बिलीफ ही हमें एफर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब हम अपने काम से खुद को इंस्पायर करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हम या आप कोई भी हो, हैप्पीनेस के साथ काम करने में काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। हम बेटर फील भी करते हैं और हम अपने साथ काम करने वाले लोगों पर भी जो रिएक्शन देते हैं वो भी पॉजिटिव होता है। इससे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच भी पसंद किए जाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, अगर वहाँ पॉपुलर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेस का पहला स्टेप ले लिया है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम जानेंगे माइंडसेट के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में। सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऑथर के अनुसार बैड एटीट्यूड से बैड माइंडसेट का ही निर्माण हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बैड एटीट्यूड को आप पहचानें और उसे अपने बिहेवियर से बाहर निकाल कर फेंक दें। बैड एटीट्यूड को कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पर समझा जा सकता है। देखिए, बैड एटीट्यूड वाले लोग ना सेल्फ ऑब्सेस्ड या आत्ममुग्ध होते हैं। यानी ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मेरी ही बात होनी चाहिए, मुझे ही सुना जाना चाहिए, मुझे ही बोलना चाहिए, मेरा बोलना मायने रखता है, मेरी ही प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी है। ऐसे थॉट्स वाले लोग अपने आप में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं ना कि उन्हें फील ही नहीं होता कि दूसरे लोग उनके थॉट्स को, उनके बिहेवियर को पसंद नहीं करते। जिसके मन में जेलसी की फीलिंग होती है उसे भी बैड एटीट्यूड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसे लोगों को दूसरों की सक्सेस से और हैप्पीनेस से जलन होती है। किसी को माफ़ ना करने की टेंडेंसी भी बैड एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ हम अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरों को ब्लेम करने या दूसरों में हमेशा दोष देखने वाले लोग भी बैड एटीट्यूड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ों में ना कोई कमी निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के पास अपने वर्क और प्रोफेशन की लिस्ट से ज़्यादा बड़ी ब्लेम करने की लिस्ट होती है। इस तरह की लिस्ट के साथ कभी भी माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं और हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच ना एक दीवार से बनकर खड़े रहते हैं। हम एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। हम और ज़ोर लगाते हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। हम फिर से ज़ोर लगाते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फिजिकली एफर्ट तो लगा दिया लेकिन हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बांध कर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो जब हम उसे स्टार्ट करने जाने की तैयारी करते हैं तो पाते हैं कि गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। हम और एफर्ट लगाते हैं फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि जल्दबाजी में हमने गाड़ी का पार्किंग ब्रेक तो हटाया ही नहीं। ऐसे में गाड़ी के वायर्स जल जाते हैं, यानी कि हमें हमारे एफर्ट का अचीवमेंट मिलने के बजाय एक और प्रॉब्लम मिलती है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को फ्री नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा सारा एफर्ट हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। इसलिए अगर हम अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले मानसिक आदतों को चेंज करना पड़ेगा। इस संसार को लोग दो तरीक़ों से देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से और दूसरा सब्जेक्टिव तरीके से। जब हम सब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं तो उसमें हमारी समझ होती है, हम अपने अप्रोच और नज़रिए को देखते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये संसार हमें ख़राब लगता है तो सभी को ख़राब लगता होगा। यानी एक ही सिचुएशन में रहने वाले दो लोगों की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो ये दुनिया सबके लिए समान बनाई है ना। इसलिए जब कोई संसार को दोष देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में कोई दोष है। इसका मतलब है कि हमारी मानसिकता में दोष है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप के इमोशंस और थॉट्स में इतने बंधे होते हैं ना कि बाहर की दुनिया को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, फिर वो किसी दूसरे के पास जाता है और वहाँ पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर वो किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे में वो इंसान कह सकता है कि यार डॉक्टर्स को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, डॉक्टर्स की दुनिया धोखेबाजों की दुनिया है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बीमारियों को डॉक्टर्स ही तो ठीक करते हैं। ये एक प्रामाणिक सच है।
लेकिन जो इंसान डॉक्टर्स को धोखेबाज मानता है वो उसकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए और एफर्ट नहीं कर सकता। ऐसे में उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी बीमारी को हैंडल करना चाहेगा तो अपनी बीमारी के बारे में वो लोगों से शेयर करेगा और ऐसे उसे किसी और अच्छे डॉक्टर का पता लगेगा। तब इस बात की पूरी संभावना होगी कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। आज से सैकड़ों साल पहले ना हम इंसानों की लाइफ बहुत सिंपल हुआ करती थी दोस्तों। हम अपना पेट भरना चाहते थे तो हम खेती करते थे और उसी से जीवन चल जाता था। अगर हमारा पेट भर जाए तो हमें बहुत सुख मिल जाता था। लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसमें सिर्फ खेती के जरिए इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। यानी कि इंसान के पास कमाने खाने के ना नए नए चैलेंजेस हो गए और हम इस सेंचुरी में सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरना चाहते, क्योंकि इस सेंचुरी में हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। हम सिनेमाज और क्लब्स में जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। तो इन सारे कामों में तो पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए इस सेंचुरी में इंसान की लाइफ का स्ट्रगल पहले से ना कहीं ज़्यादा हो गया है और इसके साथ ही इस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। वैसे में बाहर की सिचुएशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें सिचुएशन को अपने फेवर में करना होता है या उस सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करने की टेंडेंसी डेवलप करनी होती है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा माइंडसेट सही अप्रोच के साथ काम कर रहा हो। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें ना तो सक्सेस मिल सकती है और ना ही हैप्पीनेस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम माइंडसेट को इम्प्रूव करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आप आ रहे हैं ना? मेमोरी पावर। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने माइंडसेट को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और अब इस एपिसोड में हम माइंडसेट को इम्प्रूव करने वाले एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। लेखक के अनुसार 7 माइंडसेट या 7 मानसिकता के बेस पर हम अपने व्यक्तित्व का इस तरह से निर्माण कर सकते हैं जिससे सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सके। लेकिन ये 7 माइंडसेट्स ही क्यों? इस बारे में ऑथर ने बताया है कि फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने अपनी रिसर्च में 7 को एक मैजिकल नंबर माना है। मिलर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब लोगों को नाम या वर्ड्स के लेटर्स रिपीट करने के लिए दिए गए तो लोग 7 बार तक रिपीट कर लेते थे, उसके बाद वो भूलने लगते हैं। मिलर की इस रिसर्च को मिलर लॉ के नाम से भी लोग जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान की अल्पकालिक कार्यकारी स्मरण शक्ति यानी शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी 7 ऑब्जेक्ट्स तक लिमिटेड रहती है। इसी बेस पर इस बुक के ऑथर ने 7 माइंडसेट को सिलेक्ट किया है जिससे हम और आप इसे याद रखते हुए अपने बिहेवियर में प्रयोग कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके 7 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेखक ने सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच के बारे में बताया है। जब हम किसी भी सिचुएशन में इस बात का बिलीव करते हैं कि जो भी हो रहा है उसी में हमारा निर्माण भी जुड़ा हुआ है, तब पॉजिटिव थिंकिंग से निकला थॉट हमारी चेतना का हिस्सा बनता है। इसी चेतना से हमारा स्वभाव बनता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा मानसिक स्वभाव है जिसमें हैप्पीनेस और होप शामिल होती है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग को अपने एटीट्यूड, अप्रोच और बिहेवियर में शामिल करते हैं उनकी लाइफ से हताशा, निराशा चली जाती है। ऐसे लोग अपने पर्पस से कभी डाइवर्ट नहीं होते, किसी फीलिंग से डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जल्दी ही उन सब से बाहर आ जाते हैं। किसी फीलिंग से डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट भी होते हैं तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जल्दी ही उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। और न सिर्फ बाहर आते हैं बल्कि जिन बातों से वो डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हुए थे उन फीलिंग से अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और जो हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। इससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस से हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड लॉजिकल होता है। इससे हमारे बिलीफ को स्ट्रेंथ मिलता है जिससे पर्पस के प्रति हमारा बिलीफ और बढ़ जाता है और तभी हम एफर्ट के प्रति अवेयर रहते हैं। और जब एफर्ट करते हैं तो हमारे अपने पर्पस और अपनी मंजिल की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे होते हैं और यही कदम एक दिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। फिर हम इस बात का इंतज़ार करते रहें कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ तो कुछ अच्छा ही होगा।
यानी कि हम इंतज़ार का नाम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कह सकते। जब इंतज़ार हमारे लिए मुश्किल हो जाए तो जिस थिंकिंग से हम इंतज़ार को ब्यूटीफुल बना दें उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर पता चलता है कि ट्रेन और लेट हो गई है। ऐसे में हम नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये नेचुरल भी है क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस तो सबके लिए होती है ना। लेकिन ऐसे में कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होने के सिवाय और कुछ नहीं करते। इस फ्रस्ट्रेशन में वो किसी यात्री के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं वो किसी यात्री से बात करने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ने लगते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन को भी वो नॉर्मल लेने की कोशिश करते हैं, और तभी वो ट्रेन लेट होने के बाद भी कूल होकर प्लान कर पाते हैं कि ट्रेन के लेट होने से जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग को माइंडसेट या अपनी मानसिकता का हिस्सा बनाना है तो ये ज़रूरी है कि हम एफर्ट्स करें। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपने ख्यालों में खोए रहने और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मकता हमें खुशहाल बनाती है। पॉजिटिविटी के कारण वर्क प्लेस, ऑफिस या हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं हमारी परफॉर्मेंस में सुधार आता है, हम और इम्प्रूव होते चले जाते हैं। साथ ही पॉजिटिविटी से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से हैप्पीनेस को कैसे अचीव करते हैं। इस संसार में कोई इंसान अपने लिए दुख तो नहीं चाहता ना, लेकिन इस संसार का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई इंसान ना तो दुख से बच सकता है और ना ही सुख से दूर रह सकता है। यानी सुख दुख हर एक इंसान की लाइफ में आता जाता है, लेकिन दुख आते ही हम सबकी मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। अब ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि दुख हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ा देता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि हम जो करेंगे वही होगा हमारे साथ, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, अब वही होगा जो हम करेंगे। हो सकता है सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए हमें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग अपनी लाइफ में कष्ट, स्ट्रगल क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि लोग मानते हैं कि आज का दुख कल सुख लेकर आएगा। एग्जाम्पल के लिए, हम एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क करने से प्रेजेंट टाइम में हमें बहुत सारे ट्रबल्स को झेलना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में एक्सरसाइज का फ़ायदा भी तो मिलता है ना। हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। हेल्दी होने का जो सुख हम चाहते हैं उसके लिए हम एक्सरसाइज के रूप में अपने लिए कष्ट चुनते हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है। आप बने रहें हमारे साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने जाना कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम कैसे खुशहाल रहते हैं, और अब इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारे टैलेंट और स्किल का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ऑथर के अनुसार किसी काम को बेटर तरीके से पूरा करने के लिए टैलेंट और स्किल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी मानसिकता का होता है। ऑथर ने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि MBA के प्रोग्राम में जब कई MBA के प्रोग्राम से जब कई टॉपर्स आते हैं तो अपनी गलत माइंडसेट, गलत एटीट्यूड और मैनेजमेंट थियोरी की हाफ नॉलेज के चलते कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके ऑपोजिट कई ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड और एक बैलेंस्ड माइंडसेट के बेसिस पर एक एक स्टेप बढ़ते हुए CEO की पोजीशन अचीव कर लेते हैं। कंपनीज रिपोर्ट ऑन अमेरिकन बिजनेस के एक सर्वे के अकॉर्डिंग फॉर्च्यून के 98% ऑफिसर्स मानते हैं कि उनकी सक्सेस में किसी भी और क्वालिटी से ज़्यादा उनके एटीट्यूड और माइंडसेट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। हमारा सही एटीट्यूड प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। वहीं गलत एटीट्यूड के चलते हमारे पास टैलेंट और स्किल के रहते हुए भी हम अपने प्रोफेशन में फेल हो सकते हैं। अमेरिका की एक और कंपनी रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल ने 100 कंपनीज का सर्वे किया। इस कंपनी में सभी कंपनीज से पूछा गया कि आपकी कंपनी के लास्ट के किसी 3 एम्प्लॉयज़ को निकालने का रीज़न बताइए। जब सभी कंपनीज ने अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के बारे में जो सर्वे आया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 17% लोगों को इसलिए निकाल दिया गया कि उनके काम का परफॉर्मेंस बहुत लो था, यानी कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते थे या फिर कम करते थे। लेकिन 83% लोगों को इसलिए निकाल दिया गया कि उनका एटीट्यूड सही नहीं था, उनका बिहेवियर सही नहीं था। यानी कि मोस्टली लोगों को इसलिए निकाल दिया गया कि उनकी मानसिकता सही नहीं थी।
हम सही मानसिकता को एक और एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ सकते हैं। 1960 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और टीचर्स के एटीट्यूड को लेकर एक सर्वे हुआ। स्कूल का जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के सभी टीचर्स में से 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया और कहा कि आप तीनों हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर्स हैं, क्योंकि हमने आप तीनों के बारे में गुप्त तरीके से रिसर्च करवाई, इसलिए आपको सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनसे कहा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि हमने आप लोगों के बारे में गुप्त तरीके से रिसर्च करवाई है, इसलिए आप सबकी टीचिंग के लिए स्कूल के बेस्ट टीचर्स दिए जा रहे हैं। अब 1 साल तक टीचर्स और स्टूडेंट्स के इस ग्रुप का सुपरविजन किया गया। टीचर्स दिल लगा के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। जब कभी स्टूडेंट्स को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती थी तो टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे। टीचर्स को लगता था कि भाई स्टूडेंट्स तो टैलेंटेड हैं, इसलिए उनके पढ़ाने में ही कोई कमी है, इसलिए टीचर्स स्टूडेंट्स पर झल्लाते नहीं थे, बल्कि पेशेंस के साथ कई बार समझाते थे। 1 साल बाद जब लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आया तो तीनों टीचर्स के पढ़ाए गए स्टूडेंट्स के ग्रुप ने स्कूल में तो टॉप किया ही, उस डिस्ट्रिक्ट में भी इस ग्रुप के स्टूडेंट्स सबसे टॉप पर थे। इस ग्रुप के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स में लास्ट के ग्रेड से 20 से 30% तक का सुधार हुआ था। इस रिजल्ट को देखकर टीचर्स ने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि इस ग्रुप के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन जब टीचर्स को बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो एवरेज स्टूडेंट्स थे, तब टीचर्स ने कहा इसका मतलब हमारी टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स का बेस्ट रिजल्ट आया है। तब टीचर्स को भी ये बताया गया कि आप लोगों पर भी कोई रिसर्च नहीं की गई थी कि आप बेस्ट टीचर्स हैं, आप लोगों को भी बस यूं ही सिलेक्ट कर दिया गया था। यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि आप बेस्ट टीचर्स और बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, तब उन लोगों की मानसिकता चेंज हो गई। दोनों ने अपने आप को बेस्ट माना और उसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दी। दोनों फील कर रहे थे कि उनके साथ कुछ स्पेशल हो रहा है। दोनों को लगता था कि वो स्पेशल हैं, इसलिए उन्हें ये चांस मिला है, और इस वजह से दोनों अपने आप को इंस्पायर करते रहे। खुद को स्पेशल होने को लेकर हैप्पी फील करते थे, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अवेयर रहते थे। और ये सब सिर्फ एक ही वजह से हुआ, और वो वजह थी कि दोनों के अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट हुआ था कि वो स्पेशल और टैलेंटेड हैं। इस सर्वे से यही निष्कर्ष निकलता है कि पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तब हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट का प्रभाव हेल्थ पर कैसा होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और आप सुन रहे हैं स्वामी मुकुंदानंद की फेमस बुक 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट की ऑडियो बुक समरी। ईश्वर का वरदान। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने जाना कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अब इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ पर पॉजिटिव माइंडसेट का कैसा प्रभाव होता है। माइंड और बॉडी के कॉम्बिनेशन से ही हम एक्टिव रहते हैं। दोनों का कनेक्शन जब एक ही पिच पर होता है तो इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा हेल्थी और एनर्जेटिक फील करता है। इंसान के पास उसकी अमेजिंग बॉडी के साथ जो एक चमत्कारिक चीज़ है वो है उसका मन। मन की गति का ना कोई लिमिटेशन नहीं है। वो एक पल में इस धरती के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है और उसी पल में लौट सकता है। मन ही है जिसके बेस पर इंसान कल्पना की शक्ति को यूज़ कर सकता है। जब भी हम अस्वस्थ होते हैं तो उसका सबसे पहला पता मन ही देता है, यानी कि हमारा मन ठीक है तो हम भी ठीक हैं। मन की शक्ति से ही इच्छा शक्ति या विल पावर का कनेक्शन जुड़ा है। अगर हमारा मन भटकता रह जाए तो हम छोटे से छोटे लक्ष्य को भी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का प्रभाव ना हेल्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि मन या माइंड से थॉट का जन्म होता है। थॉट इतना पावरफुल होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। थॉट हमारे दिल की कंपन को कम या अधिक कर सकता है। हम अपने थॉट से ही हैप्पी और सैड फील करते हैं। इससे हमारी बॉडी के केमिकल स्ट्रक्चर कंट्रोल हो सकते हैं, यानी कि हम मन से उत्पन्न थॉट के बेसिस पर अपनी बॉडी की फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर के अनुसार आज से हाफ सेंचुरी पहले तक अगर कोई क्लेम करता था कि नेगेटिव थॉट से हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो मेडिकल वर्ल्ड इसे रिजेक्ट कर देता था। लेकिन लास्ट के 4 डेकेड से हमारी फिजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट के कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारी बातें अवेयरनेस की हुई हैं, कई रिसर्च हुई हैं, और उन्हीं से पता चलता है कि हमारी बेटर हेल्थ में हमारे मन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है।
कई रिसर्च से पता चलता है कि स्किन डिजीजेज, एक्जीमा, पेट के अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का डीपली कनेक्शन मन से होता है। यानी कि मन की वजह से ही ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। एक जनरल इमोशनल स्टेट होता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। स्ट्रेस की वजह से ही फिजिकल ट्रॉमा बढ़ता है। स्ट्रेस और डायबिटीज़ का संबंध तो मेडिकल साइंस ने प्रूव भी कर दिया है। जब हम लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस के कारण हमारी इम्यूनिटी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी बीमारी से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में हमारे ऊपर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव माइंडसेट को अपने बिहेवियर में यूज़ करते हैं तो हम कई डिजीज़ेस से बच जाते हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि जब हम दूसरों के प्रति लव, काइंडनेस और सिंपैथी की फीलिंग रखते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन से हमारी फीलिंग्स बेटर होती हैं और इससे इम्यूनिटी और पावरफुल होती है। इससे हम कह सकते हैं कि लव और काइंडनेस भी डिप्रेशन की दवा की तरह काम करते हैं और हमें हेल्थी रखते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि जब हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स ट्रबल देने वाले ही होते हैं तो हम क्यों नेगेटिव थॉट्स के साथ रहते हैं? कहाँ से आते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स? कौन सी वो चीज़ है जो हमें हमारी कमियों को ही दिखाती है और उन चीज़ों को नहीं देखने देती जो हमें गॉड गिफ्ट के तौर पर मिले हुए हैं? इस बुक के ऑथर ने उस चीज़ को नाम दिया है ईगो। हमारी ईगो ही हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स को जन्म देती है। हम अपनी ईगो के इतने बस में रहते हैं कि हम अपने सिवाय किसी भी चीज़ को ठीक से देख नहीं पाते। ईगो हमें बताती है कि हमारी इच्छा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स के सेंटर में हैं। ईगो के इस भ्रम में हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्स के सेंटर में हम रहें या न रहें, लेकिन इस यूनिवर्स के कण कण में ईश्वर का प्रकाश है। ईश्वर ने ही इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। हर एक चीज़ पर ईश्वर की छाया है। लेकिन हम अपनी ईगो के चलते समझते हैं कि इस यूनिवर्स को हमारी विशेस पूरा करने के लिए बनाया गया है। हम इस यूनिवर्स को सिर्फ भोगने के लिए आए हैं। लेकिन इस सोच के साथ हम वो नहीं देख पाते जो हमें मिला है और हमारे लिए उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक लड़के को आँख में प्रॉब्लम हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि तुम्हारी आँखों में कैंसर फैल रहा है और इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे रेटिना को निकालना पड़ेगा। लड़का एकदम से घबरा गया कि अगर कैंसर ठीक भी हो गया तो रेटिना निकल जाने की वजह से तो वो देख ही नहीं पाएगा। लेकिन ऑपरेशन के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लड़का ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट्स के बाद पता चला कि रेटिना में कैंसर नहीं है, बल्कि उस पर तो फंगल लगा हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेशन से फंगस हटा दिया। ऑपरेशन के बाद जब लड़के की आंखों से बैंडेज हटाई गई तो उसने पाया कि वो देख सकता है। वो बहुत खुश हो गया। इससे पहले उसने कभी भी अपनी आंखों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन जब उसकी आंखों पर खतरा आया और वो आकर टल गया तो वो अपनी आंखों को ईश्वर के वरदान के रूप में देखने लगा। हम भी अपनी ईगो के प्रभाव में आकर अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली या किसी भी चीज़ का गलत तरीके से लाभ लेने लगते हैं और बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हमारे लिए कौन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम अपनी लाइफ में मिली हर चीज़ को ईश्वर के वरदान की तरह देखेंगे तब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ने लगेगा और एक टाइम के बाद हमारा माइंडसेट पॉजिटिव थॉट्स से पूर्णतः कनेक्टेड हो जाएगा और हमारी चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा और इसके साथ ही हमारी लाइफ भी। दोस्तों, अब आगे आने वाले एपिसोड्स में हम उस माइंडसेट के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बेस पर हम सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। ओरिजिनल पर्सनालिटी। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का हेल्थ पर डीपली इफेक्ट पड़ता है। यानी कि पॉजिटिव थॉट से हम स्वस्थ रहते हैं, वहीं नेगेटिव थॉट के कारण कई बीमारियों से घिर जाते हैं। और अब इस एपिसोड में हम सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए दूसरी मानसिकता के बारे में चर्चा करेंगे। इस बुक के ऑथर ने दूसरी मानसिकता के रूप में रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट या जिम्मेदारी लेने की मानसिकता को डिस्क्राइब किया है। रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट को हम एक एग्जाम्पल के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक मीटिंग के लिए जाना है। जैसे ही आप अपने ऑफिस से मीटिंग के लिए निकलते हैं तभी आपकी माँ का फ़ोन आता है। आप बात करने लगते हैं। इसमें आपके 20 मिनट्स निकल जाते हैं। आप जल्दी में होते हैं और कार स्टार्ट करते ही स्पीड से जाने लगते हैं क्योंकि आप 20 मिनट्स लेट हो चुके हैं और आप उस टाइम को कवर करना चाहते हैं। और आप जैसे ही हाईवे के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ट्रैफिक जैम के कारण गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आप झल्लाते हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम अभी भी लगा हुआ है।
आप थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि 2 लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ये जाम लगा हुआ था, क्योंकि 2 लोग अपनी अपनी कार गलत ढंग से पार्क करके बाहर घूमने चले गए हैं। और जब कोई दूसरी गाड़ी आती है तो उन्हीं गाड़ियों को देखने के लिए अपनी गाड़ी को स्लो कर देती है, इसी वजह से जाम लग गया है। तो आपको और गुस्सा आता है। कुछ टाइम के बाद जब दोनों लोग घूम कर आते हैं और अपनी कार ले जाते हैं तो जाम खुलता है। तब आप स्पीड से गाड़ी चलाते हुए अपने कस्टमर से मीटिंग के लिए पहुंचते हैं। आप टाइम देखते हैं, मीटिंग के लिए जो टाइम मिला था आप उससे 50 मिनट्स लेट हैं। इससे आपका कस्टमर आपको टाइम से ना आने के लिए ब्लेम करता है, आपको भला बुरा सुनाता है, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो आपका कस्टमर है। और बिजनेसमैन के लिए तो कस्टमर देवता के समान होता है, इसलिए आप चुपचाप उसकी बात सुनते हैं। मीटिंग पूरी होती है लेकिन आपका मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। ऐसे में आप अपने इस मूड के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? अपनी माँ को? क्योंकि जब आप मीटिंग के लिए निकल रहे थे तो आपकी माँ ने फ़ोन करके आपका टाइम ले लिया था, या उन दोनों इडियट्स को जिन्होंने रोड किनारे गलत ढंग से अपनी अपनी कार्स को पार्क किया था, या अपने कस्टमर को? इस बुक के ऑथर के अनुसार अपने मूड के ऑफ होने के लिए आप इनमें से किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपका मूड ऑफ आपकी फीलिंग्स की वजह से हुआ। इसलिए आपको अपने मूड की जिम्मेदारी खुद पर ही लेनी चाहिए। हमारे साथ कोई भी कितना भी ख़राब बिहेव क्यों ना करे, हम अपनी बैड फीलिंग्स को सही नहीं कह सकते, और ना ही हम इसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स आपके अपने थॉट से पैदा होती है। इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट। जब हम जिम्मेदारी लेने की मानसिकता को अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपनी अप्रोच में शामिल करते हैं तो हम सिचुएशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अवेयर रहते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम अपना इमोशनल रिएक्शन सिलेक्ट करने के लिए फ्री होते हैं, और हमें डिसाइड करना होता है कि ख़राब सिचुएशन में हमें स्ट्रेस लेना है या पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरा करना है। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमारी या आपकी फीलिंग या इमोशन के अकॉर्डिंग ही सिचुएशंस हो। जब हम सिचुएशन और अपने इमोशन के बीच के डिफरेंस को समझते हैं तभी हम अपने इमोशन और फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपने इमोशंस को सिचुएशन से अलग करते हैं वैसे ही हमें फील होता है कि हम सिचुएशन से मुक्त हैं। और जब हम सिचुएशन से अपने आप को आज़ाद पाते हैं तो हमारे मन में शांति का प्रवेश होने लगता है। हम अपने अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग को भी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो लोग सिचुएशन और अपने रिएक्शंस को अलग अलग नहीं करते, वो लोग मानते हैं कि उनके इमोशन का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। ऐसे में लोग बार बार दूसरों के बिहेवियर के बेसिस पर अपने थॉट्स और इमोशंस को प्रभावित होने देते हैं, यानी कि उनके अपने थॉट पर उनका कंट्रोल ही नहीं होता है। ऐसे में उनके थॉट का निर्माण भी दूसरों के बिहेवियर और अप्रोच से होने लगता है। इससे लोगों की पर्सनालिटी का निर्माण भी दूसरों के गुण अवगुण से होने लगता है। ऐसे में आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी दूसरों के बिहेवियर में कहीं खो जाती है। ईश्वर ने आपको जिस रूप में रचा था, खुद आप ही उस रूप को बदल देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि ईश्वर ने आपको रचा है, आपका इमोशन ईश्वर के क्रिएशन से जुड़ा है, तब आप किसी भी सिचुएशन से पूरी तरह मुक्त होते हैं, और तभी आप अपनी जिम्मेदार मानसिकता के साथ सिचुएशन से फाइट करते हैं, या उसे हैंडल करते हैं, या उसे अपने फेवर में करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। मैच्योर बिहेवियर। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के बारे में सुना था, और अब इस एपिसोड में हम इसके कुछ और फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम अपनी मानसिकता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमारे मैच्योर और इमैच्योर बिहेवियर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम अपनी फीलिंग्स के लिए या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अगर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तब हम इमैच्योर बिहेव कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे लोग होप रखते हैं कि हम समझदार बने और लाइफ की वैल्यू को समझें और अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके रखें। इमैच्योर बिहेवियर वाले लोगों से जब उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। यानी ऐसे लोग अपनी ही सोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट जो लोग अपने थॉट्स और इमोशंस में मैच्योर होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये उनकी अपनी लाइफ है और इसको वो खुद ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने थॉट और इमोशन में लव, काइंडनेस, सिंपैथी को शामिल करते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि प्यार का सिलेक्शन उनका अपना है।
जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे मन में कभी भी कोई ऐसी बात आए जो प्यार के अगेंस्ट हो, या हमारे इमोशन से, हमारी बातों से कोई भी हर्ट हो। प्यार हमेशा अपने प्रेम पात्र के लिए प्रिय बना रहता है। वो हमेशा अपने मन में प्यार के एहसास को जीता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी को प्यार करने की फीलिंग से बेटर कोई फीलिंग नहीं हो सकती। इसलिए मैच्योर माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग अपनी सोच की जिम्मेदारी लेते हैं। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है जिसमें सक्सेसफुल कहलाने वाले लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, न जाने कितने कष्ट उठाए, लेकिन जो चाहा उसे करके दिखा दिया। एग्जाम्पल के लिए सूरदास अंधे थे, कबीरदास के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं था, तुलसीदास को उनकी पत्नी ने ही त्याग दिया था और पूरा समाज उन पर हंसता था। वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बेथोवन जब अपनी सबसे बेस्ट धुन बना रहे थे तब उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग पूरी लाइफ डिसेबल्ड रहे, लेकिन आज दुनिया इन लोगों को महान मानती है। इनके काम को तो जानती ही है, बल्कि इनसे इंस्पायर भी होती है। अगर ये लोग अपनी अपनी लाइफ की सिचुएशन से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसते रहते तो क्या कभी कुछ यूनिक कर पाते? हो सकता है अपनी सिचुएशन से परेशान होकर खुद को ख़त्म ही कर लेते, जैसे कि बहुत से लोग अगर सिचुएशन से परेशान होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उन महान लोगों ने अपनी सोच की जिम्मेदारी ली। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि उनके पास दूसरों की तरह क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। इसलिए उन महान लोगों ने अपने सपने को गढ़ा। जिस चीज़ को वो करना जानते थे उसे वो करते रहे, और वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच, बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए अपने काम में लगे रहे, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। हम अपने एटीट्यूड का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने एटीट्यूड को सिलेक्ट करते हैं तभी हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को मन की शक्ति से ऊपर उठाना चाहिए और ख़ुद को कभी नीचा दिखाने से बचना चाहिए। और ये पॉसिबल तभी होता है जब हम अपनी मानसिकता की जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम अपनी मानसिकता की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है। इसलिए कहा गया है कि जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है तो हमारा फ्रेंड होता है, लेकिन जब मन कंट्रोल में नहीं होता तो हमारा एनिमी बन जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर ने ही इस संसार को बनाया है, तो हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के अनुसार ही करते हैं, यानी हमारा कर्ता ईश्वर है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर हमसे गलत करवा रहा है। बहुत से लोग ऐसा ही लॉजिक देते हैं, जब उनसे उनकी गलतियों के बारे में पूछा जाता है तो कह देते हैं कि भैया ये ईश्वर की मर्जी है, अब इसमें हम या आप कोई भी क्या कर सकता है। यानी जिस तरह से किसी कठपुतली को कोई इंसान नचाता है उसी तरह ईश्वर भी हमें नचाता है। बिना ईश्वर के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे थॉट का मतलब तो ये हुआ ना कि जब ईश्वर ही सब करता है, करवाता है, तो हमें सुधार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बुक के ऑथर के अनुसार ऐसी सोच को अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर हमारे कर्मों का कर्ता होता तो हम कोई गलती करते ही नहीं ना, हमारा सारा कर्म सही होता, क्योंकि ईश्वर तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन सच तो यही है कि हम सही गलत, उचित अनुचित जानते हुए भी गलतियाँ करते हैं। हम बहुत सारी भूल करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपना ज़्यादातर कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं। इसके साथ ही अगर ईश्वर ही हमारे सभी कर्मों का करने वाला होता तो हमें किसी काम के लिए इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता। ईश्वर ही वो कष्ट झेलता। लेकिन सच तो ये है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, यानी हमें ही अपने किए कर्मों का फल भोगना होता है। तुलसीदास ने कहा है कि इस संसार में कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। बाइबल में भी कहा गया है कि अपने कर्मों के लिए ईश्वर को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी धोखे में मत आओ। एक इंसान जो बोता है वही काटता है। हमारा कर्म क्या होगा, क्या करेंगे तो अच्छा होगा, इस बात को हम तभी सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं जब हम अपनी मानसिकता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट का हमारी सक्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम लाइफ में डेस्टिनी के रोल के बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। भाग्यवाद, फेटलिज्म। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने जिम्मेदारी लेने की मानसिकता के बारे में बात करते हुए मैच्योर और इमैच्योर एटीट्यूड के बारे में सुना था, और अब इस एपिसोड में हम लाइफ में डेस्टिनी के रोल के बारे में चर्चा करेंगे। डेस्टिनी या भाग्य को हम एक थ्योरी के रूप में जब डिफाइन करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं।
डेस्टिनी की थ्योरी को भाग्यवाद या फेटलिज्म भी कहा जाता है। भाग्यवाद थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में और इस संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं भाग्य के अनुसार ही घटती हैं। इसलिए इंसान का अपने भाग्य पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए इंसान अपने भाग्य को चेंज भी नहीं कर सकता है। डेस्टिनी में बिलीव करने वाले लोग डेस्टिनी को सबसे पावरफुल मानते हैं, यानी डेस्टिनी की शक्ति सर्वशक्तिशाली होती है। इसलिए डेस्टिनी के आगे इंसान कुछ नहीं होता। वो ना तो अपने कर्म को चेंज कर सकता है और ना ही अपने फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये उसके बस में ही नहीं है। डेस्टिनी उससे जो करवाती है वो करता है, डेस्टिनी उसे जहाँ लेकर जाती है वो जाता है। लेकिन डेस्टिनी सच में इतनी पावरफुल होती है? जो लोग मानते हैं उनके लिए तो पावरफुल होती ही है, लेकिन डेस्टिनी में बिलीव करना लॉजिकल नहीं होता। डेस्टिनी के कारण इंसान अपने आप को हेल्पलेस पाता है। इससे इंसान के मन में रिजेक्शन की फीलिंग आती है। वो अपने आप को चेंज करने के लिए उतना एक्टिव नहीं होता। इससे वो निष्क्रिय या इनएक्टिव एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में शामिल कर लेता है और कहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसमें इंसान और कर ही क्या सकता है। यानी भाग्यवाद हमें मजबूर, हेल्पलेस और इनएक्टिव कर सकता है। डेस्टिनी को मानने वाले में एक बिलीफ ये भी काम करता है कि हमारे साथ आज जो भी हो रहा है वो पुनर्जन्म के कर्मों का फल है। यानी पुनर्जन्म में हमने जो किया उसी के अनुसार इस जन्म में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म में हमने अपना कर्म स्वतंत्र इच्छा के साथ किया था। अगर हम इसे एक फैक्ट के रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी जिन्हें समझना ज़रूरी है। अगर हम इस लाइफ में अपना कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डेस्टिनी चला रही है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में भी हम अपना कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे। यानी हम पिछले जन्म में भी डेस्टिनी के बस में थे, क्योंकि डेस्टिनी का नियम एक जन्म के लिए तो होता नहीं होगा, वो तो सारे जन्मों के लिए होता होगा। इसके साथ ही ये भी क्लियर नहीं होता कि आखिर हम किस जन्म में अपना कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे थे। और जब हमने अपना कर्म स्वतंत्र इच्छा से किया ही नहीं तो डेस्टिनी किस तरह से हमारे इस जन्म के कर्मों को रच गई। इन सब बातों का एनालिसिस करने पर एक बात ये भी क्लियर होती है कि अगर हमने किसी भी जन्म में अपना कर्म अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया है तो फिर हम ऐसा इस जन्म में भी तो कर सकते हैं। इसलिए लॉजिकल रूप से देखा जाए तो हम अपना कर्म इस जन्म में भी अपनी इच्छा से करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें डेस्टिनी का कोई रोल नहीं होता है। फेमस बुक रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि देव देव आलसी पुकारा, यानी कि केवल आलसी या लेजी लोग ही जब कुछ अचीव नहीं कर पाते तो वो भाग्य या डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। इसलिए डेस्टिनी को अपने कर्मों का बेस न बनाएं और उसके बस में न रहें। इस बुक के ऑथर ने डेस्टिनी के साथ अपने कर्मों के लिए ज्योतिष के चक्कर में भी नहीं पड़ने की सलाह दी है, क्योंकि ज्योतिष की गणना भी एक अनुमान से ज़्यादा कुछ नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ज्योतिष बताता है कि 1 साल या 2 साल बाद आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा पाएंगे, ऐसे में आप इस बात को सच मानकर अपना एफर्ट कम कर सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने वाले काम के प्रति आप उतने अवेयर नहीं रहेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो ये मान लिया है ना कि 1-2 साल में आपका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। इसलिए क्या ज़रूरत है कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए एफर्ट्स करें। इसके ऑपोजिट अगर ज्योतिष आपको कुछ नेगेटिव बताता है तो आप स्ट्रेस ले लेंगे, परेशान हो जाएंगे और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स अपनी जगह बनाने लगेंगे। तब आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए भाग्य और ज्योतिष को अपनी सक्सेस और हैप्पीनेस की राहों से दूर ही रखिए। इस बुक के ऑथर के अनुसार हम अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से और अपनी इंस्पिरेशन से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर डेस्टिनी हमारे कर्मों को संचालित नहीं करती या कंट्रोल नहीं करती तो कौन करता है? बहुत से लोग इसके लिए समय को